चांद तक पहुंच चुकी तकनीक और चौथे पायदान पर पहुंच चुकी अर्थव्यवस्था वाले 140 करोड़ लोगों के इस देश में अगर मैं आपसे कहूं कि देश की राजधानी के बीचों बीच स्थित देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से एक 27 साल का नौजवान पिछले 9 साल से गायब है और पूरी ताकत लगा लेने के बाद भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां उसे खोज नहीं पा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2016 में दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से गायब हुए छात्र नजीब के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यानी नजीब की तलाश अब बंद हो चुकी है, बिना इस सवाल का जवाब पाए कि नजीब आखिर है कहां, वो कहां गया या उसे कौन ले गया, जिंदा है भी या नहीं, आखिर कहां है नजीब। इन सवालों का जवाब खोजने में दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और सीबीआई क्यों नाकाम रहे? क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट ने क्या कहा और नजीब की मां ने क्या कहा, ये बताएंगे आपको खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। साथ ही बात करेंगे तेलंगाना की एक फैक्ट्री में लगी आग की, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई, और चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ के बाद निलंबित किए गए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के निलंबन को क्या कहते हुए कैट ने खारिज कर दिया। इन सब सवालों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। 14 अक्टूबर 2016 दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी माही मांडवी हॉस्टल का कमरा नंबर 106। करीब आधी रात को 3 छात्रों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। ये छात्र एबीवीपी से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद हॉस्टल में जो हुआ वो सामान्य नहीं था। शुरुआत कहां से हुई ये साफ नहीं था, लेकिन जब बाकी छात्र इकट्ठा हुए तो पता चला कि कमरा नंबर 106 में रहने वाले नजीब और एबीवीपी से जुड़े छात्रों के बीच हाथापाई हुई। हॉस्टल के छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी से जुड़े छात्र नजीब को पीट रहे थे। किसी तरह से बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। नजीब को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने दवा ली और वो फिर वापस हॉस्टल लौट आया, लेकिन अगले दिन सुबह उसे किसी ने नहीं देखा। उसका फोन और लैपटॉप कमरे में ही था। खोजबीन शुरू हुई। जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष मोहित पांडे ने एबीवीपी से जुड़े छात्रों पर नजीब को गायब करने का आरोप लगाया, जिन्होंने उसके साथ हाथापाई की थी और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस ने एबीवीपी से जुड़े 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नजीब की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने 1000 एकड़ में फैले जेएनयू कैंपस को छान मारा। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को खोजी अभियान में लगाया गया, लेकिन नजीब का कहीं पता नहीं चला। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, रिश्तेदारों के घर तक पता किया गया, लेकिन नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली से बाहर भी कोचिंग, दरगाह, मदरसों जहां उसने पढ़ाई की थी वहां भी पता किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर जेएनयू में छात्र संगठनों ने नजीब की गुमशुदगी को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। कभी जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो कभी दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन होते। दबाव बढ़ा तो दिल्ली पुलिस ने एक एसआईटी बनाने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने नजीब की सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने दिल्ली आगरा, दिल्ली बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुरादाबाद और रामपुर सहित दिल्ली की ओर आने वाले कई हाईवेज पर भी जांच की। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। नजीब की गुमशुदगी का मामला बढ़ता ही जा रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से एक ऑटो वाला मिला, जो नजीब ने जेएनयू कैंपस से लिया था। ऑटो वाले ने बताया कि उसने नजीब को जामिया नगर छोड़ा था, लेकिन उसके बाद वो कहां गया किसी को नहीं पता। यहीं नजीब को आखिरी बार देखा गया था। उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला 27 साल का नजीब 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पढ़ाई लिखाई में होनहार और मेहनती। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पिता एक बढ़ई थे। एक दुर्घटना में घायल होने की वजह से उन्हें काम छोड़ना पड़ा था। परिवार की आय का कोई नियमित स्रोत नहीं था। जब परिवार के बड़े लड़के को जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला तो परिवार खुश था, जैसा कोई भी मध्यवर्गीय परिवार होता। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। कुछ ही महीनों बाद उसके गायब होने की खबर आई। नजीब की मां उसकी तस्वीर हाथ में लेकर छात्रों की ओर से होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होती। एक ही सवाल, कहां है नजीब? यही सवाल लेकर नजीब की मां फातिमा नफीस ने दिल्ली हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका लगाई।
हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए किया जाता है जिसको बिना कानूनी औचित्य के अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो। जांच एजेंसी को उसे कोर्ट में पेश करना पड़ता है। मई 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नजीब की तलाश का मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई को भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। हाई कोर्ट ने सीबीआई को कई बार फटकार भी लगाई कि वो मामले की जांच में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। सीबीआई ने 6 आरोपियों के फोन फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे और कोर्ट को बताया कि इस जांच से भी आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अंत में सीबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए और 2018 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला किया। सीबीआई ने कहा कि उसने सभी पहलुओं पर जांच की और उसे संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई ने कहा कि उसने जेएनयू में 26 लोगों से पूछताछ की, कई शहरों में सीसीटीवी की जांच की, रेलवे रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई, यहां तक कि इंटरपोल की भी मदद ली, लेकिन नजीब का पता नहीं चला। नजीब की मां फातिमा नफीस ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया, कोर्ट में इसे चैलेंज किया, कहा कि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ ठीक से जांच नहीं की। लेकिन 7 साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सीबीआई के पक्ष में दिया। 30 जून 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई कर रही जज ज्योति महेश्वरी ने कहा, यह कोर्ट एक चिंतित मां की परेशानियों को समझता है जो 2016 से अपने लापता बेटे की तलाश में है, लेकिन वर्तमान मामले में जांच एजेंसी यानी सीबीआई को की गई जांच के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह बात सही है कि एक रात पहले एक घटना हुई थी, लेकिन इसका संबंध नजीब के लापता होने से है, इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं। कोर्ट ने नजीब की मां के साथ सहानुभूति जताते हुए मामले को बंद करने की अपील को स्वीकार कर लिया, लेकिन फातिमा नफीस इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि वो अपने बेटे के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगी। उन्होंने दिल्ली पुलिस और सीबीआई पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, कई बार मैं खुद से पूछती हूँ कि मैं उम्मीद कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं अपनी हिम्मत कैसे टूटने दे सकती हूँ। आखिर वो मेरा बेटा है, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, हर उस माँ की है जो अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती है। इसके लिए मुझे देश की सर्वोच्च अदालत जाना पड़ा तो वहां भी जाऊंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। 9 साल बीत चुके हैं और सवाल अब भी वही है, कहां है नजीब। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आई है तेलंगाना से। तेलंगाना की संगारेड्डी दवा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। वहीं 35 से ज्यादा लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कुल 143 लोग मौजूद थे। ये तेलंगाना के औद्योगिक इतिहास का सबसे भयानक हादसा माना जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और कुछ कर्मचारियों की बॉडी हवा में उछलकर 100 मीटर दूर जा गिरी। संगारेड्डी के एसपी परितोष पंकज ने बताया कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि विस्फोट के बाद कई इमारतें ढह गई थी, जिसके नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका है। हम मलबे को हटाकर लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को विस्फोट के कारणों की गहन जांच करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और घायलों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। घटना पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने कहा कि कंपनी ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। वहीं पाटन चेरू के विधायक महिपाल रेड्डी ने आरोप लगाया कि कंपनी बिना सुरक्षा मंजूरी के और बिना लाइसेंस नवीनीकरण के काम कर रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि कंपनी इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है। अगली खबर बेंगलुरु से है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट ने बेंगलुरु पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर विकास कुमार के निलंबन के आदेश को खारिज कर दिया है। यह आदेश कर्नाटक सरकार ने दिया था, क्योंकि 4 जून को आरसीबी के आईपीएल जीतने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में भगदड़ मच गई थी। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी।
घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने इस अव्यवस्था का ठीकरा पुलिस अधिकारियों पर फोड़ा, जबकि वहीं पुलिस अधिकारी सरकार को आयोजन व रैली ना निकालने की अपील कर रहे थे। घटना के बाद सरकार ने एसीपी विकास, सी बालाकृष्ण जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं और एके गिरीश पुलिस निरीक्षक को निलंबित कर दिया था। सरकार के इस निलंबन को एसपी विकास ने कैट के सामने चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल के सदस्य बीके श्रीवास्तव और संतोष मेहरा ने कहा कि सरकार का निलंबन आधारहीन है। सरकार ने बिना किसी ठोस प्रमाण के निलंबित किया है, जो कि गलत है। इसलिए कैट सरकार के फैसले को रद्द करने का आदेश देती है। साथ ही राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि एसपी विकास कुमार को तत्काल उनके पद पर बहाल किया जाए। कैट ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली आरसीबी मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आरसीबी ने पुलिस से उचित अनुमति नहीं ली। अचानक उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया और लाखों लोग इकट्ठा हो गए। समय की कमी की वजह से पुलिस को उचित व्यवस्था करने का समय नहीं मिला। अपने इस आदेश में कैट ने कहा कि पुलिस के पास भीड़ नियंत्रित करने के लिए कोई जादुई शक्ति या अलादीन का चिराग नहीं था। आज के खबरगांव समाचार में इतना ही। आज का समाचार आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।